Hello children, and today we will have a discussion over a structure of bacterial cell, right? This picture is representing a typical bacterial cell. Clear? So bacterial cell का पहला जो component है उसके बारे में बात करते हैं, cell envelope. Cell envelope is what? किसी भी bacterial cell के चारों तरफ एक protective एक wall layer present होती है जिसको कि हम सेल एनवेलप कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं तीन वॉल लेयर प्रेजेंट है। सबसे बाहर की डॉटेड स्ट्रक्चर से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसके अंदर एक वॉल लेयर है बीच वाली, सबसे अंदर भी एक प्रोटेक्टिव वॉल लेयर जैसा कोई स्ट्रक्चर है। इन तीनों से मिलकर के क्या बनाया जी? सेल एनवेलप। सो सेल एनवेलप इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ एनी बैक्टीरियल सेल and that cell envelope consists of three parts. It is formed of three parts: glycocalyx, cell wall and plasma membrane. बात करते हैं पहले हम लोग first component of cell envelope, that is glycocalyx. Glycocalyx forms the outermost part of bacterial cell, or you can say glycocalyx forms the outermost part of cell envelope. यहां पर आप देख सकते हैं सबसे बाहर एक डॉटेड लेयर मैंने यहां पर शो की हुई है। that layer of dotted structures is representing a glycocalyx. So it forms the glycocalyx is a part of cell envelope and glycocalyx forms the outermost part of cell envelope and bacterial cell itself. Okay, this is the glycocalyx. Glycocalyx chemically होता क्या है? It is a mucilaginous substance. एक चिपचिपा सा चिकना सा पदार्थ होता है जिसको हम म्यूसिलेज कहते हैं। सो ग्लाइकोकैलिक्स chemically is a mucilaginous substance that is present in form of a layer around the bacterial cell. So glycocalyx is a mucilage covering, and mucilage is what? Mucilage is a kind of polysaccharide. Clear? Due to the presence of mucilage, due to the presence of glycocalyx, जो बैक्टीरिया का बाहर का जो सरफेस होता है वो चिकना और चिपचिपा सा होता है। So glycocalyx gives a sticky character to the bacterial cell. Okay? अगर यह ग्लाइकोकैलिक्स थिन और लूज फॉर्म में है तो इसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं, और अगर यह ग्लाइकोकैलिक्स थिक और टफ फॉर्म में है तो इसको हम कैप्सूल कहते हैं। क्लियर? ग्लाइकोकैलिक्स की फंक्शन की बात करें तो ग्लाइकोकैलिक्स इज नॉट एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरियल सेल, बट इट परफॉर्म सम सेकेंडरी फंक्शंस। वो कौन से फंक्शन है? नंबर 1, ग्लाइकोकैलिक्स प्रिवेंट्स डेसिकेशन। बैक्टीरियल सेल में मॉइस्चर रिटेन करके रखता है ग्लाइकोकैलिक्स, बैक्टीरियल सेल को ड्राई अप होने से बचाता है ग्लाइकोकैलिक्स। सो वी कैन से ग्लाइकोकैलिक्स प्रिवेंट्स डेसिकेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल। और क्या फंक्शन है इसका? ग्लाइकोकैलिक्स हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल to the substratum or to the host organism. Okay? बैक्टीरियल सेल के अटैचमेंट में हेल्प करता है, बैक्टीरियल सेल को डेसिकेशन से बचाता है, और दूसरा दिस ग्लाइकोकैलिक्स also protects the bacterial cell from the drugs and chemicals present in the external environment of bacterial cell. तीन फंक्शन हो गए। चौथा फंक्शन क्या है जी ग्लाइकोकैलिक्स का? ग्लाइकोकैलिक्स also provides immunogenicity to the bacterial cell, and glycocalyx is also responsible for the virulence nature of pathogenic bacteria. Clear? It is also responsible for the virulence nature का मतलब disease causing nature of the bacterial cell, और ऐसी cells को हम, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग pathogenic bacteria कहते हैं। Clear? So these are the some secondary functions performed by glycocalyx. बात करते हैं हम लोग second component of cell envelope, that is cell wall. इसकी पोजीशन क्या होती है? ये ग्लाइकोकैलिक्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है सेल वॉल। सो आउटर मोस्ट पार्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे अंदर वाला जो पार्ट है सेल एनवेलप का वो है सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि हम प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है क्या? सेल वॉल। ओके, सो सेल वॉल इज सिचुएटेड बिटवीन द ग्लाइकोकैलिक्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल के हम लोग बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। आप एक चीज याद रखिएगा, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें सिंगल सेल वॉल होती है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें 2 सेल वॉल लेयर होती है।
उसमें दो जो सेल वॉल होती है वो डबल लेयर होती है, क्लियर, एक तो आउटर और एक इनर। जो आउटर सेल वॉल है दैट इज कंपोज्ड ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड्स, मींस लिपिड्स और पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनती है आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल, क्लियर। और जो इनर सेल वॉल होती है इट इज फॉर्म्ड ऑफ, इट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। इनर सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स, जिसको कि हम म्यूरिन्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? म्यूरिन भी कहते हैं। इनर सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी होती है, जिसको हम म्यूरिन्स कहते हैं या म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी कहते हैं, ओके। और ये जो पेप्टिडोग्लाइकन्स है ये किसके बने होते हैं? दीज आर फॉर्म्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ NAG एंड NAM, NAG एंड NAM। NAG stands for N-acetyl glucosamine and NAM stands for N-acetyl muramic acid, क्लियर। NAG और NAM से मिलकर बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन्स, क्लियर। ये NAG और NAM क्या है? These are a kind of polysaccharides, क्लियर। ये NAG और NAM आपस में क्रॉस लिंक होते हैं, क्रॉस लिंक विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस, क्लियर, ओके। ये जो सेल वॉल होती है इसमें अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें कुछ अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा, अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं या तो होते हैं ये लाइसिन्स या होते हैं डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड, क्लियर। यानी कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं दिस अमाइनो एसिड्स फॉर्म्स डाइपेप्टाइड्स, क्लियर। और ये अमाइनो एसिड जो डाइपेप्टाइड्स बनाती हैं ये कौन सी होती है? या तो लाइसिन होती है या डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड होती है। और डाइपेप्टाइड्स का मतलब दो अमाइनो एसिड से मिलकर बनने वाली प्रोटीन, क्लियर, ओके। सो दिस इज अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है। सो सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आल्सो कंटेन टिकोइक एसिड एंड टिकोइक एसिड का फंक्शन क्या है? दैट टिकोइक एसिड फॉर्म्स सरफेस रिसेप्टर्स, फॉर्म द रिसेप्टर साइट्स एंड आल्सो फॉर्म द एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। मैं फिर से बताता हूं, द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आल्सो कंटेन टिकोइक एसिड दैट फॉर्म्स surface receptors or surface receptor sites or you can say surface antigens, clear। यहां सेल वॉल के अंदर हाइड्रोफिलिक प्रोटीन चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। सेल वॉल आल्सो कंटेन्स हाइड्रोफिलिक प्रोटीन चैनल्स जिनको कि हम पोरिन प्रोटीन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं जिनको कि हम लोग? पोरिन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? Porins. So porins are what? These are the channels of hydrophilic proteins. And ये proteins का nature कैसा होता है? These are 11 stranded proteins. Clear? Okay. बात करते हैं हम लोग third component of cell envelope, that is plasma membrane, जिसको कि हम प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं, जो कि सेल एनवेलप का इनरमोस्ट पार्ट है। इनरमोस्ट पार्ट यहां देख सकते हैं आप, द इनरमोस्ट वॉल लेयर ऑफ सेल एनवेलप इज कॉल्ड प्लाज्मा लीमा, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको सेल मेम्ब्रेन भी आप कह सकते हैं, क्लियर। यहां सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में एक स्पेस है, इस स्पेस को हम कहते हैं जी पेरीप्लाज्मिक स्पेस। सो पेरीप्लाज्मिक स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन द सेल वॉल एंड प्लाज्मा लीमा, क्लियर। जो प्लाज्मा लीमा है इसकी कंपोजिशन एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन के जैसे ही होती है, इसमें कोई स्पेशल या खास बात नहीं है, क्लियर। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर इसमें प्रेजेंट होती है, इसलिए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में कह रहा हूं यहां पर। और इसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती है, और ये प्रोटीन्स दो टाइप्स की होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। पिक्चर की हेल्प से समझते हैं। सो दिस इज अ पोर्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। ये इसमें क्या है? दिस इज वन लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, दिस इज सेकेंड लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। क्योंकि यहां सेल मेम्ब्रेन में दो फॉस्फोलिपिड्स की लेयर है, इसलिए मैंने इसको क्या बोला है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, क्लियर।
यहां सेल मेम्ब्रेन का जो इनर और आउटर सरफेस है, इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है सरफेस पर। जो सरफेस पर प्रेजेंट प्रोटीन्स है इनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। और कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ये सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, कंप्लीटली या इनकम्प्लीटली। उन एम्बेडेड प्रोटीन्स को हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। और अगर वो प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन कंप्लीटली एम्बेडेड है तो उसको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। क्लियर? यहां पर कंपोजिशन तो बिल्कुल वैसी है जैसी यूकेरियोटिक सेल्स की सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन होती है, लेकिन इसके फंक्शंस कुछ डिफरेंट है। क्या फंक्शन है? क्योंकि बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो रेस्पिरेशन कहां पर होता है? सेल मेम्ब्रेन में होता है। सो सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, और यू कैन से सेल मेम्ब्रेन ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स contain respiratory enzymes. Means cell membrane of bacterial cells and other prokaryotic cells participate in the process of respiration. दूसरा फंक्शन क्या है? Bacterial cell membrane is also involved in the synthesis of lipids and it is also involved in the synthesis of cell wall. Cell wall components की formation में भी cell membrane help करती है. So this is all about the structural and functional aspects of cell envelope. Clear? बात करते हैं हम लोग next component of bacterial cell. Clear? Next component of bacterial cell. Okay, that is mesosome. That is mesosome. Okay, एक एक करके सारे पार्ट्स की हम डिटेल में बात करेंगे, स्ट्रक्चर की, फंक्शन की, all related aspects. Okay, so next component is mesosome. Clear? Mesosomes. Sorry, mesosomes क्या है? आप यहां पिक्चर में देख सकते हैं जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन कहीं कहीं पर अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ कुछ इन्वेजिनेशंस बनाए हुए हैं, कुछ इनफोल्डिंग्स एंड इन ग्रोथ बनाई हुई है। ये जो सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स हैं, इन ग्रोइंग स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं जी? मेसोसोम्स. सो दिस इज वन मेसोसोम, दिस इज अनदर मेसोसोम, दिस इज अनदर मेसोसोम. क्लियर? सो मेसोसोम्स आर व्हाट? दीज आर दी इनफोल्डिंग्स और इन ग्रोथ्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इन बैक्टीरियल सेल्स, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनको हम बोलते हैं जी मेसोसोम्स. ये जो मेसोसोम्स होते हैं ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. ये वेसाइकल्स की फॉर्म में हो सकती हैं, ओके, ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हो सकती हैं, और ये लैमिला की फॉर्म में भी हो सकती हैं. यहां पर आप देख सकते हैं ये जो मेसोसोम है ये ट्यूबुलर फॉर्म में है, ये जो मेसोसोम है ये वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर वेसाइकल की फॉर्म में है. ये तो वेसाइकल्स में भी इन फॉर्म ऑफ मेसोसोम्स में भी इन फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेली. क्लियर? बात करते हैं टाइप्स की हम लोग. तो ये मेसोसोम्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं. एक तो होते हैं जी सेप्टल मेसोसोम्स. क्लियर? सेप्टल मेसोसोम्स. और दूसरे होते हैं जी लेटरल मेसोसोम्स. लेटरल मेसोसोम्स. सेप्टल मेसोसोम्स कौन से होते हैं? वो मेसोसोम्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को न्यूक्लियोइड से कनेक्ट करते हैं. क्लियर? ये जो मैंने यहां पर रेड कलर स्ट्रक्चर बनाया हुआ ये न्यूक्लियोइड है. क्या है ये? न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड क्या है अभी हम मेसोसोम के बाद इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, तो ये दिस इज द मेसोसोम. ये मेसोसोम एक तरफ से तो सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड है और दूसरी तरफ से न्यूक्लियोइड से अटैच्ड है. यानी कि इस मेसोसोम की हेल्प से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अटैच्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड टू द न्यूक्लियोइड. ऐसे मेसोसोम को हम लोग सेप्टल मेसोसोम कहते हैं. सो सेप्टल मेसोसोम्स आर दोस मेसोसोम्स व्हिच कनेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियोइड ऑफ बैक्टीरियल सेल. क्लियर? ये जो सेप्टल मेसोसोम्स होते हैं इनका एक और फंक्शन होता है. क्या? सेप्टम फॉर्मेशन. जब कभी बैक्टीरियल सेल डिवाइड करती है तो उसमें सेप्टम फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है जी? सेप्टल मेसोसोम हेल्प करता है.
और क्या फंक्शन है सेप्टल मेसोसोम का? इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑफ बैक्टीरियल सेल. इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स into the daughter bacterial cells. Clear? So septal mesosomes are those mesosomes which connect the plasma membrane to the nucleoid. Clear? इसका हम कह सकते हैं कि these mesosomes are attached to nucleoid, यानी कि वो mesosomes जो nucleoid से attached होते हैं. इनका फंक्शन क्या है? septal mesosomes का क्या फंक्शन है? नंबर 1, it connects the प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल टू द न्यूक्लियोइड. दूसरा फंक्शन, इट हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल. तीसरा फंक्शन, इट आल्सो हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली फॉर्म डीएनए मॉलिक्यूल्स टू द डॉटर सेल्स ऑफ बैक्टीरिया. क्लियर? बात करते हैं हम लोग लेटरल मेसोसोम्स. ये वो मेसोसोम्स होते हैं विच आर नॉट अटैच्ड टू दी न्यूक्लियोइड. आप देख सकते हैं यहां पर ये जो मेसोसोम्स है ये न्यूक्लियोइड से अटैच्ड नहीं है, तो ऐसे मेसोसोम्स को हम लोग लेटरल मेसोसोम्स कहते हैं. क्लियर? ये जो लेटरल मेसोसोम्स है इनका क्या फंक्शन है? ये लेटरल मेसोसोम्स दीज पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में ये हेल्प करते हैं. लेटरल मेसोसोम्स कंटेन द एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस, देयरफॉर दीज पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. और क्योंकि ये लेटरल मेसोसोम्स रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं इसलिए इनको हम लोग कॉन्ड्रियोइड्स भी कहते हैं. क्या बोलते हैं जिनको हम लोग? कॉन्ड्रियोइड्स भी कहते हैं. याद रखिएगा, इसलिए इनको हम लोग कॉन्ड्रियोइड्स भी कहते हैं. Clear? So this is about the mesosomes. Okay? बात करते हैं हम लोग next component, that is nucleoid. Clear? न्यूक्लियोइड की हम बात करते हैं अभी. न्यूक्लियोइड क्या है? देखिए, here this red colored structure is representing what? It is representing न्यूक्लियोइड ऑफ बैक्टीरियल सेल. ये न्यूक्लियोइड होता क्या है? इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, और यू कैन से ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल. क्लियर? जिन सेल्स में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं, और जिन सेल्स में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड के रूप में होता है उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. ठीक है? सो न्यूक्लियोइड रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियल सेल्स. ये किसका बना हुआ है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ वन मींस सिंगल, नेकेड एंड सर्कुलर डीएनए. सो इट कंटेन्स नेकेड, सिंगल and circular DNA. यानी कि बैक्टीरियल सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक ही डीएनए से बना होता है, उसमें केवल एक ही डीएनए प्रेजेंट होता है, और वो डीएनए भी सर्कुलर फॉर्म में होता है. कैसे फॉर्म में होता है जी? वो सर्कुलर फॉर्म में होता है. डबल स्ट्रैंड होता है, डुप्लेक्स होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है क्योंकि उसमें दो स्ट्रैंड्स है डीएनए के, लेकिन डीएनए अकेला है, सिंगल है, और वो भी सर्कुलर है. इसके सर्कुलर का मतलब इसके फ्री एंड्स नहीं है, फ्री एंड्स आपस में ज्वाइन किए हुए एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. सो न्यूक्लियोइड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल बैक्टीरियल सेल्स, ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स. न्यूक्लियोइड इज मेड अप ऑफ अ सिंगल एंड सर्कुलर डीएनए. एंड इसको नेकेड क्यों कहा? क्योंकि इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, मींस नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्योंकि इट इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसलिए क्या है? ये नेकेड है. और ऐसे जेनेटिक मटेरियल को जो नेकेड है और सर्कुलर डीएनए से बना हुआ है, क्लियर, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? न्यूक्लियोइड. ये न्यूक्लियोइड के और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव नेम्स हैं, जैसे कि इस न्यूक्लियोइड को हम लोग
जीनोफोर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जीनोफोर भी कहते हैं। इसको हम लोग इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। इसको हम लोग प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं। प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है जी। और इसको हम लोग क्रोमोनीम भी कहते हैं, याद रखिएगा, क्रोमोनीम। सो दीज आर दी ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ न्यूक्लियोइड। क्लियर? एंड न्यूक्लियोइड रिप्रेजेंट्स the genetic material of the bacterial cell, and hence genes present in nucleoid are responsible for controlling all the functions of bacterial cell. ठीक है जी, ओके। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट। एंड नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा है जी? दैट इज प्लाज्मिड। क्या है जी? प्लाज्मिड। ठीक है जी। प्लाज्मिड है क्या? प्लाज्मिड भी एक सिंगल नेकेड और सर्कुलर डीएनए ही होता है। इट इज अ नेकेड सिंगल एंड सर्कुलर डीएनए। अब ये भी सिंगल नेकेड सर्कुलर डीएनए है और न्यूक्लियोइड का मतलब भी यही है, सिंगल नेकेड सर्कुलर डीएनए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये तो बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल है, बट प्लाज्मिड इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियल सेल। प्लाज्मिड इज नॉट एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है ना? प्लाज्मिड किसी बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड का नंबर 1 भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर? ओके। दूसरी बात, प्लाज्मिड में जो प्लाज्मिड है, अगर ये प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड से अटैच्ड है, किससे अटैच्ड है जी? न्यूक्लियोइड से अटैच्ड है, तो ऐसे प्लाज्मिड को हम लोग ईपीजोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? ईपीजोम। प्लाज्मिड को हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल भी कहते हैं, याद रखिएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल। इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल भी कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर? और अगर ये प्लाज्मिड हमारा न्यूक्लियोइड से अटैच्ड है तो ऐसे प्लाज्मिड को ईपीजोम कहते हैं, लेकिन ये अटैचमेंट टेम्परेरी अटैचमेंट होता है। क्लियर? कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे होते हैं जो एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल्स में पास हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे प्लाज्मिड्स को हम लोग ट्रांसफर प्लाज्मिड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं जिनको हम लोग? ट्रांसफर प्लाज्मिड्स भी कहते हैं। इन प्लाज्मिड्स को हम लोग क्रिप्टिक प्लाज्मिड्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। These plasmids are also called cryptic plasmids. कब? If these plasmids are not useful to the bacterial cell, अगर ये प्लाज्मिड्स बैक्टीरिया के किसी काम के नहीं है, if these are not useful to the bacterial cells, तो ऐसे प्लाज्मिड्स को हम क्रिप्टिक प्लाज्मिड्स भी कहते हैं। जो प्लाज्मिड के जीन्स हैं, the genes of plasmids are not essential for the survival of bacterial cell. These are not useful to the bacterial cells. ऐसे जीन्स को हम नॉन वाइटल जीन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? नॉन वाइटल जीन्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीन्स ऑफ प्लाज्मिड्स आर आल्सो कॉल्ड नॉन वाइटल जीन्स। क्लियर? ठीक है जी। देखिए, ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं, इनका एज सच तो बैक्टीरिया के नॉर्मल फंक्शंस पर कोई असर नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है इनका, लेकिन ये प्लाज्मिड्स में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर कुछ यूनिक फीचर्स, कुछ यूनिक फिनोटाइपिक ट्रेट्स डेवलप होते हैं। ऐसे फिनोटाइपिक ट्रेट्स व्हिच मेक दीज बैक्टीरियल सेल्स डिफरेंट एंड यूनिक फ्रॉम अदर बैक्टीरियल सेल्स, फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ओके? जैसे कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर, जैसे कि बैक्टीरिया है,
राइजोबियम। कौन सा है जी? राइजोबियम। ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये एंटो फिक्सेशन करता है। क्या करता है जी? एंटो फिक्सेशन करता है, हम सब जानते हैं। यानी कि हवा की एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये अमोनिया में चेंज कर सकता है। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन करता है? ये वाला बैक्टीरिया करता है। इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में कुछ खास जीन होते हैं जिनको हम लोग निफ जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? निफ जीन्स। निफ जीन्स का मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स। इन्हीं निफ जीन्स की हेल्प से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये निफ जीन्स कहां प्रेजेंट है? इस राइजोबियम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड्स में। तो हो गया इसका यूनिक कैरेक्टर। ठीक है जी, ओके। ऐसे ही प्लाज्मिड्स के फंक्शंस के बेसिस पर ये प्लाज्मिड तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है जी आर प्लाज्मिड, एक होता है जी एफ प्लाज्मिड्स, एक होता है जी कॉल प्लाज्मिड्स। So on the basis of the function, the plasmids are mainly of three types. पहला है जी R plasmids. R stands for resistant. ऐसे प्लाज्मिड्स जिनके पास ऐसे जीन्स होते हैं और उन जीन्स की वजह से वो बैक्टीरियल सेल एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करती हैं। मींस कुछ नॉर्मल सिंपल एंटीबायोटिक्स उन बैक्टीरियल सेल्स को किल नहीं कर सकती, क्योंकि वो बैक्टीरियल सेल्स क्या है? दीज सच बैक्टीरियल सेल्स आर रेजिस्टेंट टू दी एंटीबायोटिक्स। और इनके अंदर जो फिनोटाइपिक ट्रेट आया, ये जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, किसकी वजह से? कुछ जीन्स की वजह से। वो जीन्स कहां प्रेजेंट है? प्लाज्मिड्स में प्रेजेंट है। तो ऐसे प्लाज्मिड्स विच कंटेन द जीन्स which make the bacterial cell resistant against the antibiotics like chloramphenicol, tetracycline, ampicillin वगैरह वगैरह। तो ऐसे प्लाज्मिड्स को हम लोग बोलते हैं आर प्लाज्मिड्स। ओके, सो आर प्लाज्मिड्स आर दोज प्लाज्मिड्स which contain genes which are responsible for making the bacterial cell resistant against the antibiotics। क्लियर? एफ प्लाज्मिड्स को हम लोग फर्टिलिटी फैक्टर्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? फर्टिलिटी फैक्टर्स भी कहते हैं। इनको हम लोग एफ फैक्टर्स भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ? ये वो प्लाज्मिड्स होते हैं विच कंटेन जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन। Responsible for the process of conjugation। Conjugation क्या है जी? A mode of sexual reproduction in bacteria। बैक्टीरिया के अंदर जो sexual reproduction होता है उसको conjugation कहते हैं। And that conjugation takes place with the help of genes of some plasmids। So ऐसे plasmids को हम कहते हैं जी F plasmids, fertility factors या F factors। Clear? So F plasmids are those plasmids which contain genes which are responsible for the process of conjugation। ठीक है? और जिन बैक्टीरियल सेल्स में ये F plasmids होते हैं उन बैक्टीरियल सेल्स को मेल बैक्टीरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेल बैक्टीरिया या फिर डोनर बैक्टीरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? मेल बैक्टीरिया या फिर डोनर बैक्टीरिया या फिर F पॉजिटिव बैक्टीरिया या फिर F पॉजिटिव बैक्टीरिया, याद रखिएगा। और जिन बैक्टीरियल सेल्स में ये F प्लाज्मिड्स नहीं होते उनको फीमेल बैक्टीरिया या फिर रिसिपिएंट बैक्टीरिया या F नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है जी कॉल प्लाज्मिड्स। ये वो प्लाज्मिड्स होते हैं जिनमें कुछ ऐसे जीन्स होते हैं और वो जीन्स टॉक्सिन सीक्रेट करते हैं। क्या सीक्रेट करते हैं जी? टॉक्सिन्स। और उन टॉक्सिन्स को हम बोलते हैं जी बैक्टीरियोसिन। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोसिन। ओके, या फिर कॉलिसिन। ये क्या है जी? टॉक्सिन। ठीक है जी। सो
कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे होते हैं विच कंटेन सच जीन्स विच सीक्रेट टॉक्सिन्स, ऐसे टॉक्सिन्स को हम कॉलिसिन या फिर बैक्टीरियोसिन कहते हैं, और ऐसे प्लाज्मिड्स को कॉल प्लाज्मिड्स या फिर कॉलिसिनोजेनिक प्लाज्मिड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं जिनको हम लोग? कॉलिसिनोजेनिक प्लाज्मिड्स, कॉलिसिनोजेनिक प्लाज्मिड्स भी कहते हैं। एंड दीज टॉक्सिन्स आर हार्मफुल टू अदर माइक्रोब्स, हार्मफुल टू अदर बैक्टीरियल सेल्स। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द प्लाज्मिड्स। क्लियर? बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल। अभी तक हमने सेल एनवेलप पढ़ लिया है, ठीक है, मेसोसोम्स पढ़े, प्लाज्मिड्स पढ़े। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट की, ठीक है। ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्लाज्मिड। क्लियर? और प्लाज्मिड्स का नंबर किसी बैक्टीरियल सेल में एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर? ओके, बात करते हैं हम इसके राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स होते क्या है? राइबोसोम्स आर नथिंग बट दीज आर दी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। दीज आर दी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। ओके, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बनने वाले राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, जो कि नेकेड होते हैं, जिनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता। नॉर्मली ये राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं, 70S और 80S। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं जैसे कि बैक्टीरियल सेल्स, इनमें 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कौन से टाइप के जी? 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। 80S टाइप के राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है ना? ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। एक तो जी लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। ओके, ये 70S टाइप के राइबोसोम्स में जो लार्ज सब यूनिट होती है वो होती है जी 50S, और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो होती है जी 30S। यहां पर S से मतलब क्या है? S रिप्रेजेंट्स सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। याद रखना, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इसको आप स्वीडबर्ग यूनिट भी कहते हैं, स्वीडबर्ग नंबर या फिर यूनिट भी कह सकते हैं। ये राइबोसोम्स में एस क्या है, ये सारा हम लोग सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। क्लियर? तो बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स होते हैं, ये 70S टाइप्स के होते हैं, और राइबोसोम कोई सा भी टाइप का हो वो दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, लार्ज और स्मॉल। यहां 70S टाइप में जो लार्ज सब यूनिट है वो 50S है और जो स्मॉल सब यूनिट है वो 30S है। क्लियर? बैक्टीरियल सेल्स में राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो फ्री और एक फिक्स्ड। फ्री और फिक्स्ड। वो राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड नहीं होते, उनको फ्री राइबोसोम्स कहते हैं। जैसे कि ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है। These are the free ribosomes. So free ribosomes are those ribosomes which are not attached to the plasma membrane, which exist freely in the cytoplasm. और इन राइबोसोम्स के द्वारा बनने वाली जो प्रोटीन होती है, एक चीज और सुन लें आप ध्यान से, राइबोसोम्स कोई सा भी हो, चाहे 70S टाइप का हो या 80S टाइप का हो, सभी राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। So ribosomes are the sites of protein synthesis. इसलिए राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं। यहां जो फ्री राइबोसोम्स है, इनके द्वारा बनने वाली जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स का यूज सेल के अंदर ही होता है। तो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द फ्री राइबोसोम्स आर यूज्ड इंट्रासेल्युलरली, और फिक्स्ड राइबोसोम्स वो राइबोसोम्स है व्हिच आर अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं, ये राइबोसोम सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, ये राइबोसोम सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, तो ये क्या है? ये फिक्स्ड राइबोसोम है। सो फिक्स्ड राइबोसोम्स आर दोज व्हिच आर अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इनके द्वारा बनने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं
these proteins are transported outside the cell. These proteins are used outside the cell of bacteria. Clear? ये बेसिक डिफरेंस है. क्लियर? बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट की, दैट इज गैस वैक्यूम्स. ओके, गैस वैक्यूम्स. याद रखना, बैक्टीरियल सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेप वैक्यूल्स आर एब्सेंट. सेप वैक्यूल्स नहीं होते. तो सेप वैक्यूल्स की जगह क्या होता है इनमें? गैस वैक्यूल्स. क्या प्रेजेंट होते हैं जी? गैस वैक्यूल्स. क्लियर? गैस वैक्यूल्स होते हैं. सो गैस वैक्यूल्स क्या है? गैस स्टोरिंग स्ट्रक्चर्स. ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें गैस प्रेजेंट होती है, गैस भरी होती है. सो दीज आर दी गैस स्टोरिंग structures. Okay, like this is one gas vacuum. यहां पर ये है, this is one gas vacuum. Okay, ये गैस वैक्यूम के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी यूनिट मेम्ब्रेन. क्लियर? और गैस वैक्यूम के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे वेसाइकल्स होते हैं और इन वेसाइकल्स में गैस भरी होती है. क्या भरी होती है जी? गैस. ठीक है जी? क्लियर? सो दीज आर दी स्मॉल गैसियस वेसाइकल्स. और ये जो गैसियस वेसाइकल्स हैं, इनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बट दैट मेम्ब्रेन इज नॉट परमिएबल टू वाटर, एंड दिस मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू एटमॉस्फेरिक गैसेस. ओके, ये गैस वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है? गैस वैक्यूल्स प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल सेल्स from the harmful solar radiations. याद रखिएगा, गैस वैक्यूल्स प्रोटेक्ट the bacterial cells from the harmful solar radiations. दूसरा फंक्शन क्या है जी गैस वैक्यूल्स का? गैस वैक्यूल्स also help in buoyancy, means floating of some bacteria, mainly photosynthetic bacteria on water surface. ठीक है ना? So gas vacuoles protect the bacterial cells from the harmful solar radiations. Gas vacuoles also help in floating, जिसको हम buoyancy कहते हैं. It helps in floating of bacterial cell on the water surface. Clear? Okay. Next हम बात करते हैं inorganic inclusions. Inorganic inclusions. Clear? बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे इनऑर्गेनिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आयरन ग्रेन्यूल्स, जैसे कि सल्फर ग्रेन्यूल्स. ठीक है जी? जैसे कि मैग्नेटाइट ग्रेन्यूल्स. क्लियर? आप देख सकते हैं, these are the granules. क्लियर? ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, इन ग्रेन्यूल्स को हम लोग मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं. मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं. इनको हम लोग मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स क्यों कहते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू पिक अप डिफरेंट कलर्स with basic dyes, with alkaline dyes. When these granules are treated with alkaline dyes, with the basic dyes, these granules pick up different colors. So due to this ability to pick up the different colors with the basic dyes, these are called metachromatic granules. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें ये जो मैग्नेटाइट ग्रेन्यूल्स हैं, ये कुछ वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और ऐसे स्ट्रक्चर्स विच कंटेन मैग्नेटाइट ग्रेन्यूल्स, उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्या जी? मैग्नीटोजोम्स. क्या बोलते हैं जी? मैग्नीटोजोम्स बोलते हैं इनको. एंड मैग्नेटोजोम्स का फंक्शन क्या है? These magnetosomes help in orientation of bacterial cells along the geometric lines of Earth. याद रखिएगा. ओके, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज रिजर्व फूड मटेरियल्स. क्लियर?
रिजर्व फूड मटेरियल्स, रिजर्व फूड। बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जो रिजर्व फूड होता है दैट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन या तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है या फिर पीबीएच के रूप में होता है। पीबीएच स्टैंड्स फॉर पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ब्यूटाइरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। और ये पॉली बीटा पीबीएच की खास बात क्या है, इंटरेस्टिंग क्या है, वी कैन ऑब्टेन अ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक फ्रॉम द पीबीएच। अ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कैन बी सिंथेसाइज्ड, कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम पीबीएच। क्लियर? ओके, बात करते हैं हम। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा राइबोसोम्स के केस में, यहां पर देखिए मैंने कुछ ये स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं, ये वाले, ये जो बीच का धागा जैसा स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं एमआरएनए। क्या बोलते हैं इसको? एमआरएनए। और इस एमआरएनए पर कुछ राइबोसोम्स अटैच्ड हैं लाइक दिस। क्लियर? लाइक ये एमआरएनए है, क्या है जी ये? दिस इज द एमआरएनए। क्लियर? और इसके ऊपर कुछ राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। ये राइबोसोम्स की छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें एमआरएनए के ऊपर एक लाइन में कुछ राइबोसोम्स अटैच्ड है, इनको बोलते हैं जी हम लोग पॉलीसोम्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? पॉलीसोम्स या फिर पॉलीराइबोसोम्स। और ये पॉलीसोम्स का पर्पस क्या होता है? These polysomes are involved in the synthesis of multiple copies of same polypeptide chain। एक प्रकार की प्रोटीन की कई सारी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं पॉलीसोम्स। क्लियर? ओके, और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल, दैट इज फ्लैजिला। दैट इज फ्लैजिला। ओके, फ्लैजिलम, फ्लैजिलम। किसी बैक्टीरियल सेल में फ्लैजिलम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर किसी बैक्टीरियल सेल में फ्लैजिलम नहीं है तो ऐसी सेल्स को हम लोग एट्राइकस सेल्स कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। और अगर किसी के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उन सेल्स को फ्लैजिलेटेड सेल्स कहते हैं। और ये फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल होती हैं, ये चल फिर सकती हैं, मूव कर सकती हैं, लोकोमोट कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ देयर फ्लैजिला। सो दिस इज व्हाट इट इज, द फ्लैजिला। दिस लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटिंग वन फ्लैजिलम। क्लियर? ये फ्लैजिला किसी बैक्टीरियल सेल में एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं फ्लैजिलम की। सो फ्लैजिलम इज व्हाट? फ्लैजिलम इज अ लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ व्हिच बैक्टीरियल सेल्स कैन मूव, कैन लोकोमोट। क्लियर? क्लियर? ये फ्लैजिलम बैक्टीरियल सेल्स के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है जी? ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब ये एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। नॉर्मली जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जो फ्लैजिला होते हैं वो 11 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं, जिसमें 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स तो होते हैं बीच में और बाकी के 9 होते हैं पेरिफेरल पोजीशन में, इस प्रकार से। तो ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए पेरिफेरी रीजन में और 2 हो गए सेंटर में, जिसको 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलता है। लेकिन यहां प्रोकैरियोटिक सेल्स में, बैक्टीरियल सेल्स में जो ये फ्लैजिलम होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि वो एक ही माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। क्लियर जी? याद रखना इस चीज को। ठीक है, बात करते हैं हम लोग फ्लैजिला के कंपोनेंट्स की। ये जो फ्लैजिलम होता है ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे अंदर वाला पार्ट बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, बीच वाला पार्ट हुक और सबसे बाहर वाला पार्ट फिलामेंट। ओके, फॉर एन एग्जांपल, ये कोई सेल वॉल है, सेल एनवेलप है। सो उसके अंदर
ये तो हो गया जी बेसल बॉडी, क्लियर, और ये तो हो गया जी क्या, दिस इज बेसल बॉडी। ये वाला पार्ट हो गया जी, ये वाला पूरा यहां से यहां तक, ये हो गया क्या, हुक, और ये हो गया जी फिलामेंट। यानी कि जो बेसल बॉडी वाला पार्ट है वो इनर मोस्ट पार्ट होता है, वो सेल एनवेलप में एम्बेडेड होता है, गढ़ा हुआ होता है, ठीक है। और जो हुक है उसका कुछ पार्ट तो सेल एनवेलप में होता है और कुछ सरफेस पर होता है, ठीक है, और हुक में से निकलता है फिलामेंट, क्लियर, ओके। अब आप एक चीज याद रखेंगे, जो बेसल बॉडी होती है, बेसल बॉडी में 4 रिंग लाइक स्वेलिंग्स होती है। क्या होती है? 4 रिंग लाइक स्वेलिंग्स। कैसे? डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, देखेंगे आपको इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से, ऐसे, ओके, ओके। देखिएगा ये जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक, ये क्या है जी, पूरे का पूरा यहां से लेके यहां तक, नीचे तक, ये क्या है जी, सेल एनवेलप। क्या है जी? सेल एनवेलप है। सेल एनवेलप के अंदर जो ये सारा पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं बेसल बॉडी। ये बेसल बॉडी में भी ये जो सेल एनवेलप है उसमें यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है ये है जी सेल मेम्ब्रेन, और ये जो पार्ट है ये है जी सेल वॉल, क्लियर। तो बेसल बॉडी में 2 पेयर यानी कि 4 रिंग लाइक स्वेलिंग्स होती हैं, 1 2 3 4। सेल वॉल वाले रीजन में जो ये 2 रिंग लाइक स्वेलिंग्स होती हैं इनको बोलते हैं जी हम लोग एल एंड पी रिंग्स, एल रिंग एंड पी रिंग। और जो सेल मेम्ब्रेन वाले रीजन में 2 रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या, एस और एम रिंग, एस रिंग और एम रिंग। तो देख सकते हैं आप, बेसल बॉडी इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजिलम, इट इज एम्बेडेड इन द सेल एनवेलप and it has 4 ring like swellings. So 4 ring like swellings, LP in cell wall region, SM in cell membrane region, okay। और फिर इसमें से अराइज होता है क्या, इसमें से अराइज होगा जी क्या, दिस इज दी हुक। ये कौन सा पार्ट है जी, हुक, क्लियर। और हुक में से निकलता है जी क्या, दिस इज दी फिलामेंट, this is the filament. So hook is a curved part of flagellum, curved है थोड़ा सा, ठीक है ना, and this is the filament. Hook is present between the basal body and filament is the last and uppermost part which is the longest part of the flagellum, filament, clear. So this, ये जो flagella होता है, दिस फ्लैजिला इज फॉर्म्ड ऑफ अ प्रोटीन जिसको कि हम बोलते हैं फ्लैजिलिन। क्या बोलते हैं जी उसको हम लोग, फ्लैजिलिन, जो कि एक ग्लोब्यूलर टाइप की प्रोटीन है। क्या है जी, प्रोटीन्स कई तरह की होती है ना, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन्स वगैरह वगैरह, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। तो फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लैजिलिन प्रोटीन, और ये फ्लैजिलिन प्रोटीन्स कौन से टाइप की प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर टाइप की प्रोटीन है, क्लियर है जी। बात करते हैं next component of bacterial cell, clear, that is pili and fimbriae, pili and fimbriae, याद रखेंगे हम लोग, pili and fimbriae, pili and fimbriae।
देख सकते हैं आप यहां पर बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ कुछ छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, इनको हम बोलते हैं फिमरी। और कुछ ये लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम बोलते हैं पिलाई। क्या बोलते हैं? पिलाई। सो दीज आर फिमरी एंड दीज आर पिलाई। बात करते हैं थोड़ी डिटेल में। पिलाई जो होती है ये कैसे होते हैं? दीज आर दी लॉन्ग ट्यूब्यूलर एंड वाइडर स्ट्रक्चर्स। इनका नंबर पर बैक्टीरियल सेल 1 से 4 होता है। इनको हम पिलाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम पिलाई। इनको हम सेक्स पिलाई भी कहते हैं। सेक्स पिलाई क्यों? क्योंकि ये कंजुगेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस में हेल्प करते हैं। कैसे? जिसके अंदर पिलाई होता है वो मेल बैक्टीरियल सेल होती है। वो मेल बैक्टीरियल सेल फीमेल बैक्टीरियल सेल से पाइलस की हेल्प से, एक तो बोलते हैं पाइलस, एक से ज्यादा को पिलाई, पाइलस की हेल्प से मेल और फीमेल बैक्टीरियल सेल एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। ठीक है जी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन। इसलिए इनको हम सेक्स पिलाई भी कहते हैं। सो पिलाई आर व्हाट? दीज आर लॉन्ग ट्यूबुलर वाइडर स्ट्रक्चर्स। इनका नंबर पर बैक्टीरियल सेल 1 से 4 होता है। कितना होता है जी? 1 से 4 होता है। और ये किन में प्रेजेंट होती है? नॉर्मली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये पिलाई नहीं होती। दीज आर प्रेजेंट ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर? बात करते हैं हम लोग फिमरी की। सो फिमरी, पिलाई तो बड़े हैं, लॉन्ग है, बट फिमरी छोटे छोटे हैं, स्मॉलर, शॉर्टर, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, सो फिमरी आर शॉर्ट, शॉर्टर एंड सॉलिड। ये होलो नहीं होते, ये सॉलिड होते हैं। सॉलिड एंड नैरो, सॉलिड एंड नैरो स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। इनका नंबर पर बैक्टीरियल सेल 300 से 400 होता है। और इनका फंक्शन क्या होता है? अधेशन। क्या है जी? अधेशन, यानी कि अटैचमेंट में हेल्प करना। With the help of the fimri, bacterial cells get attached to their substratum, to their host cells, जिसको बोलते हैं adhesion। Attachment को बोलते हैं adhesion. So these help in adhesion. So this is about the pili and fimri. Okay. So this is all about the structural aspect of a typical bacterial cell. Clear? Okay. सेल वॉल के फंक्शंस हमने नहीं बताए थे आपको, एक बार सेल वॉल के फंक्शंस भी बता देता हूं मैं। सेल वॉल इज बैक्टीरिया, देखिए सेल वॉल, न्यूक्लियट और प्लाज्मिड, ये बैक्टीरियल सेल के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इनमें से मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं में बनते हैं, नीट में भी, एग्जाम्स में भी, बोर्ड एग्जाम्स में भी। क्लियर? ओके, सेल वॉल के फंक्शंस आप एक बार और सुन ले। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? सेल वॉल गिव्स शेप टू द बैक्टीरियल सेल। सेल वॉल प्रोवाइड्स mechanical support to the other parts of bacterial cell, and cell wall prevents bursting of bacterial cell when placed in hypotonic solution. If we place a bacterial cell in a hypotonic solution, then due to the presence, this cell wall present in bacterial cell prevents the bursting of bacterial cell. Clear? So this is all about the structure of a bacterial cell. Thank you.